लॉ? ओम्स लॉ सबको पता है। ओम्स लॉ क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी कंडक्टर है हमारे पास में, ये उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया हुआ, एक बैटरी लगा दी है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्लस और ये माइनस, इससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ? V। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यही हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उल्टा भी बोल सकते हो। उल्टा कैसे? कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने करंट फ्लो कराया I, तो इसके अक्रॉस, एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो वो भी करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे भी बोलो दोनों बातों में, प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? I आएगा। इसमें भी एक कंडीशन ये आती है कि जो हमारे पास ये इसकी V और I को जो प्रोपोर्शनल हम बोल रहे हैं कि V और I एक दूसरे के कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। वो कब होंगे? जब होंगे जब इस कंडक्टर की कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशन का मतलब हो गया इसकी लेंथ ना बढ़ जाए, कहीं एरिया कम ना हो जाए, प्रेशर ना बढ़ा दो इस पर, टेम्परेचर ना इंक्रीज होना चाहिए। कोई भी फिजिकल कंडीशन इसकी कैसी रहनी चाहिए? अनचेंज रहनी चाहिए। अगर वो चेंज हो गई तो ये V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन कैसी रहेंगी? कांस्टेंट। R अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो V ओवर I आ जाएगा, और इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जैसा हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कैपेसिटेंस के लिए C इज इक्वल टू Q ओवर V में, और फिर लिखा था कि C Q और V पे डिपेंड, वैसे ही R भी V और I पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे उतना ही करंट बढ़ जाएगा, तो ये दोनों का रेशियो सेम ही रहना है। तो इस R पर डिपेंडेंसी खत्म, कोई डिपेंडेंसी नहीं इसकी। क्लियर? तो R की वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर करेगी? वो भी 10th में पढ़ा था, फिर पढ़ेंगे अभी हम दोबारा। तो R V और I पर डिपेंड तो नहीं करेगा कम से कम। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें V और I के बीच में तो क्लियर है कि कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसे I ले लेंगे, इसे V आएगा, स्ट्रेट लाइन ही, किसी एक्सिस पर कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों की स्लोप अलग अलग है। इस ग्राफ की स्लोप और इसकी स्लोप अलग अलग है। इसकी स्लोप क्या है? स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? m अपॉन m इज इक्वल टू tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालोगे? यहां पर ट्राइंगल बना के, ये एंगल हो गया थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें गौर करो तो परपेंडिकुलर में करंट है और बेस क्या है? V। तो स्लोप आएगी I अपॉन V, और इसकी स्लोप क्या आएगी? V ओवर I। V अपॉन I क्या है? R, और इसकी स्लोप क्या होगी? 1 अपॉन R। ठीक है, तो VI कर्व है ये, और लेकिन स्लोप दोनों की अलग अलग है। तो ध्यान रखेंगे अगर V और I के बीच में आएगा ग्राफ तो उसकी स्लोप, अगर ये आता है IV कर्व, X और Y बोलेंगे पहले, तो IV कर्व अगर है तो स्लोप R है, लेकिन अगर VI कर्व हुआ तो उसकी स्लोप 1 अपॉन R। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में भी। स्लोप नहीं पूछी, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पूछी है, लेकिन वो टेम्परेचर तो तब आएगा जब हमें पहले पता तो लग जाए कि R है कि 1 अपॉन R। बात समझ में आ गई ये वाली? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, V और I के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो फिर हम ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे? क्या है? हाँ, ऐसी डिवाइसेस को नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, 9th यूनिट पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ओमिक, नॉन ओमिक डिवाइसेस हो गई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ओमिक डिवाइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका प्रूफ करना है हमें, ओम्स लॉ को प्रूफ करना है। ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हम एक तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और उससे पहले एक बात और लर्न कर लेते हैं कि इसके बीच में हम J इज इक्वल टू सिग्मा E को प्रूफ करेंगे, और जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये बीच में याद करना है।
कि V इज टू आई आर तो प्रूफ करना है हमें, लेकिन बीच में क्या प्रूफ करेंगे हम, J इज टू सिग्मा ई, और उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी कभी अगर बाई चांस यही प्रूफ करने को आ जाए तो यहीं तक कर छोड़ देंगे, ठीक है। इसे प्रूफ करेंगे किससे, इस रिलेशन से जो कल निकाला था हमने। किस किस के बीच में निकाला था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसमें रिलेशन निकाला था I इज इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। अब देखो इसी के साथ चलते हैं हम, हमें क्या चाहिए J, और J कहां से आएगा, I अपॉन ए से। ए को अगर हम डिवाइड में ले आए तो क्या बन जाएगा वो J। तो पहला काम यही करते हैं, I अपॉन ए कर देते हैं एन ई वी डी, और I अपॉन ए क्या बन गया, J एन ई वी डी। एक काम तो हो गया कि J मिल गया हमें, ठीक है। दूसरा, अब हमें चाहिए E इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा जानते ही नहीं अभी तो हम, लेकिन E तो जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कल पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू, यही पढ़ा है कल, इसको पुट कर दो तो E तो आ ही जाएगा। चलो J इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम और इंटू, क्लियर, वी डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें उसमें E चाहिए था, तो वो E को ले लिया हमने। अब हमें J मिल गया, E मिल गया, बाकी सबको इकट्ठा कर दो, बाद में देखेंगे क्या होना है। J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ और इंटू E। एन ई स्क्वायर, E को अलग कर लिया क्योंकि वो हमें चाहिए, एन ई स्क्वायर ई टॉ अपॉन एम, सही है। देखो E अलग हो गया। अब अगर हम सोचें तो ये जो कुछ भी है, अगर हम इसे क्या बोल दें, सिग्मा, तो हमारा काम खत्म। चलो फिर क्या है, पुटिंग सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ विच इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये नया वर्ड हमारे सामने आ गया कि सिग्मा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो अभी तक नहीं पता था, अब ये पता लग गया, और ये फॉर्मूला भी आगे यूज होगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। इसका यूज भी करेंगे हम आगे चल के। कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने, तो अब हमारे पास क्या आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि जब हम इस एन ई स्क्वायर एम इंटू टॉ की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, सिग्मा, तो J इज इक्वल टू क्या बचा, एक काम खत्म। तो कैसे सॉल्व किया, समझ में आ गया। I इज इक्वल टू एन ए वी डी, उसमें से हमें क्या चाहिए था, I अपॉन ए, उससे क्या बन गया J। अब VD था, VD में हमें पता था E आ जाएगा, तो VD में से E निकल के आ जाएगा, और जो कुछ भी J और E के अलावा था वो हमने क्या कंसीडर कर लिया, सिग्मा, और सिग्मा को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अब इससे फिर अब हमें प्रूव करना है V इज इक्वल टू आई आर। और V इज इक्वल टू आई आर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से सोचना शुरू करते हैं कि I और V तो मिलेंगे इसी से, I वापस इसी से मिलेगा, जैसे वापस हमने J लिया था वैसे ही I वापस मिल जाएगा हमें, और E से V आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग J इज इक्वल टू आई अपॉन ए एंड E इज इक्वल टू V ओवर L। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V अपॉन L, डिस्टेंस आ सकती है D लिख सकते हो तुम उसे, लेकिन क्योंकि कंडक्टर की लेंथ की बात करेंगे तो L ही लिख रहे हैं इसे, तो ये दोनों वैल्यूज लिख दी। J खत्म, E खत्म, और उनकी जगह क्या आ जाएगा, I और V, जो हमें चाहिए। ओम्स लॉ में V और I चाहिए, वो आ रहे हैं वापस। J की जगह पर पुट कर दो I अपॉन ए, सिग्मा यहीं रहने दो, E की वैल्यू क्या है, V अपॉन L। सिग्मा कंडक्टिविटी है जिसका फॉर्मूला है 1 ओवर रो, और रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन तो शायद 10th में भी थी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपॉन रो के इक्वल हो गया। देखो V इज इक्वल टू चाहिए ना, तो वही बना लो, V इक्वल किसके होगा, ये L इधर आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा जो था वो क्या बन गया, तो रो कहाँ है, नीचे से वो कहाँ आएगा, रो I अपॉन L भी कहाँ जा रहा है, और नीचे कौन है, देख लो चेंज। सिग्मा की वैल्यू 1 अपॉन रो रखी है हमने,
रो गया ऊपर, एल भी गया ऊपर, रो एल ऊपर आ गए आई के साथ, और V इज इक्वल टू निकाल रहे हैं हम, और A पहले से नीचे है, आई मिल गया। ये भी 10th में पढ़ा है, रो रिलेशन जो निकाला था हमने वहां पर 10th में, R है, ये रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू R हो गया। ठीक है, वैसे इतना बड़ा डेरिवेशन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दो पार्ट में लर्न करेंगे हम इसे। जब इसे प्रूव करने चलेंगे तो पहले ये प्रूव करेंगे हम, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और फिर J इज इक्वल टू सिग्मा ई से V इज इक्वल टू आई आर निकाल देंगे, और J इज इक्वल टू सिग्मा ई कहां से निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से, और जब इससे प्रूव करेंगे तो J और E को हटा देंगे, अपने आप ही आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, जो चाहिए उसके अलावा कुछ भी बचता है उसे कंसिडर कर रहे हो तुम, अगर वैसे सोचो तो यहाँ जो कुछ भी था वो क्या बन गया, सिग्मा, और भूल भी जाएंगे तो अभी जो कुछ है वो कौन है, R, क्योंकि चाहिए तो V इज इक्वल टू आई आर ही हमें, तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी याद रहेगा। हो गया क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 10th क्लास का टॉपिक है ये भी है। पहली चीज आती है निकल के कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, पहला लेंथ, ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पहली डिपेंडेंसी आ गई कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना लेंथ ज्यादा होगी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड, डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किससे डिपेंड करेंगे, ए से, और ये होता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और थर्ड, डिपेंड अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और अगर उसी कंडक्टर का सेम मटेरियल का ले लो और टेम्परेचर चेंज कर दोगे तब भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका कोई सिंबॉलिक नहीं है हमारे पास में, यही दो बातें आई। इसे इक्वेशन बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देते हैं सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, R is directly proportional to L upon A and R is equal to rho L upon A, where rho is resistivity of conductor, और दूसरा रेजिस्टिविटी बोल दो, या फिर उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रो। अब अगर हम रो को वैल्यू निकालें, रो की, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ए ओवर एल, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ए अपॉन एल। रो की वैल्यू आ गई, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी पूछा जाएगा तब भी यही डेरिवेशन करके लाओगे, रेजिस्टेंस पूछेगा तब भी इसी को करना है, हमें दोनों का सेम डेरिवेशन है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। इसमें भी अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रो कम हो जाएगा, और अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, रो भी ए और एल पर डिपेंड ही नहीं करता, वो है ही क्या है, नाम क्या है उसका, वो सिर्फ ये वाली बात पर डिपेंड करेगा बस, नेचर और टेम्परेचर पर। जैसे अगर हमने सपोज करो कि हमने कॉपर ले लिया तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो बदलेगी नहीं, हाँ उसकी टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो बदलेगी वो, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लेंगे, आयरन ले रहे हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, उसका लेंथ कितनी भी बढ़ा लो कितनी भी कम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, ठीक है। तो रो की जो वैल्यू है, रो वो एल और ए पर डिपेंड नहीं करेगी, ना तो इनवर्सली ना डायरेक्टली, कैसे भी डिपेंड नहीं करती है। और रो डिपेंड किस पे करेगा, नेचर एंड टेम्परेचर पर, इन पर डिपेंड करेगा बस, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ओम इंटू मीटर स्क्वायर ओवर, भाई इस रेजिस्टेंस का तो हमें पता ही था, ओम था इसका, तो इसका हो गया ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर, तो बचा क्या, ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसमें आ गया रेजिस्टिविटी, और दूसरा वर्ड कौन है, कंडक्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है
द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। तो इसकी यूनिट भी आ जाएगी हमारे पास में, सही है। क्या है? SI यूनिट, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। इस ओम इनवर्स को केमिस्ट्री में पढ़ा है कुछ? ओम का उल्टा है, देखो ओम ही लिखा है, वास्तव में उल्टा पढ़ोगे तो इसे कितना बढ़िया नाम बनाया उन्होंने, ओम इनवर्स मतलब उल्टा ओम, उल्टा ओम ही लिखा है हमने। OHM ओम लिख रहे हैं, MHO लिख रहे हैं इसे, और मीटर इनवर्स को पर मीटर लिख दिया तो महो पर मीटर, ऐसा यूनिट भी हो जाएगी इसकी। क्लियर हो गया? एक वर्ड और है, यूज नहीं करेंगे हम, वैसे ही सुन लो, वो है कंडक्टेंस। ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टेंस क्या होता है अनुराग? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि उसको अगर हम बोले तो 1 अपॉन R है, तो उसके लिए भी यूनिट यही महो होगी। डिपेंडेंसी देखते हैं रेजिस्टिविटी की। एक फॉर्मूला अभी अभी निकला था, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। एक फॉर्मूला ये आया था कंडक्टिविटी का, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ। अब बहुत ढंग से समझ के चलना है इस चीज को यहाँ से, क्योंकि थ्योरी काफी बड़ी हो जाएगी और लिखेंगे बहुत कम, लेकिन समझेंगे ही समझेंगे हम। मेन हमें ये देखना है, यही था। ऊपर से वो बंद करना, ऊपर वाले दोनों स्विच ऑफ कर दे, ऊपर वाले स्विच ऑफ कर, कितनी देर चलेगा देखते हैं। ऊपर वाले दोनों कर दे, बस थोड़ी देर चलेगा, जब तक चलेगा तब तक तो पढ़ेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ, ठीक है। अब देखो समझो इसे बात को सिग्मा की वैल्यू, हम ये बात हम नोट करना चाह रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है या कंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस है, वो सब कुछ आ जाएगा इसी में हमारे पास में, कि सिग्मा जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंसी किसकी देखनी है हमें? टेम्परेचर की। अब देखो इसमें से E और M तो कांस्टेंट है, ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं। तो फिर सिग्मा डिपेंड करेगा किस पर? और सिग्मा डिपेंड करेगा टॉ पर, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी कंडक्टर के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम। अब देखो कंडक्टर में पहले समझ लो, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन जो है वो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब कल कंसीडर किया हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक बात समझ के चलना कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन उस बाउंड स्टेट को छोड़कर बाहर निकल आए, मतलब वो फ्री हो जाए। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, फिक्स ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी कम रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पड़ी होगी केमिस्ट्री 11th में, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर है, ठीक है। 12th में फिर पढ़ेंगे 7th 8th यूनिट में पहुंच के। तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव है, जैसे 11th में सैटेलाइट की एनर्जी निगेटिव थी, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकता है, उतनी एनर्जी दे दो तो चला जाएगा। वही कंसेप्ट समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, जो था वो एनर्जी लेके घूम रहा है, उतनी एनर्जी निगेटिव में है उसके पास में। अब क्या हुआ? जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने पर वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, बाहर निकल गया। लेकिन कंडक्टर के पास में पहले से ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी, एक तरह समझो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पहले से हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि वो बाउंड इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जाए और वो उसे फ्री कर सके। लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बहुत नहीं पड़ने वाला है वहां पर, मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा एन। जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज। कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के बाहर चले जाएंगे, मतलब उस ऑर्बिट में से निकल के बाहर हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, एन बढ़ जाएगा हमारा। एन बढ़ गया तो सिग्मा भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा भाई, सही है। टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में से निकल के बाहर हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज हुई, और एन अगर इंक्रीज होगा तो सिग्मा भी इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं इसकी रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम क्या था?
टू कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा था वही था। कल भी हमने ये बात की थी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे। कॉलिजन जल्दी होने का मतलब टाइम कम हो गया, जल्दी टकरा जाएगा, वो जल्दी टकराएगा तो क्या होगा, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। एक दूसरी बात, वाइब्रेशन के साथ साथ सोचो, जब तुमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो एक तरह से समझो कि उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी टक्कर मारेगा वो, तो टाइम कैसा हो गया, कम। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टॉ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और उससे सिग्मा भी डिक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, सिग्मा एक एन पर और एक टॉ पर। ये से इंक्रीज कर रहा है और ये से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दोनों अलग अलग काम हो रहे हैं। क्या होगा, जिसका असर ज्यादा पड़ेगा वो होना है रिजल्ट। मतलब अगर इसका इफेक्ट ज्यादा है तो बढ़ जाएगा, अगर इसका इफेक्ट ज्यादा हुआ, सही है, इसका इफेक्ट होता है कम, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी एनर्जी देते हैं वो खुद ले जाते हैं, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन को मिल नहीं पाती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत कम है। और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चला गया पहले से ही, जो तुमने टेम्परेचर के थ्रू दी, तो वो जल्दी जल्दी टकराएगा भी, तो टेम्परेचर के बढ़ने से उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू भी, तो कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि जब गर्मी पड़ती है तो जो वायर्स हैं वो गर्म पड़ते हैं ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है उसकी, और रेजिस्टिविटी जितनी बढ़ जाएगी तो वो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और वो गर्म पड़ने लगता है, तो फॉल्ट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं गर्मियों में। तो वो रीजन ये है उसका। टेम्परेचर बढ़ जाए तो तुम्हारा मोबाइल हो चाहे तुम्हारा कंप्यूटर हो, वो भी ऑपरेटिंग टाइम बढ़ा देता है, धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अंदर कंडक्टिंग वायर्स एक तरह से कनेक्टेड है, जो जिससे भी वो प्रोसेसिंग में स्लो आ जाएगा वो अपने आप ही, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। जो कंडक्टिंग वायर्स लगे हुए हैं उनकी बात हो रही है अभी केवल मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो ऑपरेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, बढ़ जाता है, स्लो हो जाता है, कहीं स्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात ये वाली? तो टेम्परेचर का इफेक्ट पता लग गया, तो इसीलिए मैंने बोला था समझ ढंग से लेना, क्योंकि लिखने को तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा फिर हमें से, लेकिन प्रोसीजर यही है। तो इसका इफेक्ट जो है वो कम है और इसका इफेक्ट कैसा है, ज्यादा। तो ओवरऑल जो होगा वो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उससे रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रो डिक्रीज होगा और सिग्मा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। और अभी हमने बात की किसकी, फॉर कंडक्टर। अभी इंसुलेटर की भी बात करनी है और सेमी कंडक्टर की भी करनी है, अभी सिर्फ कंडक्टर से मतलब है।